नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी ईपीएफओ पर्सनल असिस्टेंट का एग्जाम डेट कब है? 7 जुलाई 2024 को। इसका मतलब हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 2.5 से 3 महीने अपना सिलेबस कवर करने के लिए। अब प्रॉब्लम यह है कि जो सिलेबस हमें यूपीएससी ने दिया है उस सिलेबस में सिर्फ हाई लेवल कीवर्ड्स हैं। हाई लेवल कीवर्ड का क्या मतलब है कि यूपीएससी ने हमें यह तो बता दिया कि कंप्यूटर एप्टीट्यूड आपके सिलेबस में है, लेकिन ये नहीं बताया कि कंप्यूटर एप्टीट्यूड के अंदर मैं कौन कौन से टॉपिक कवर करूं और उन सारे टॉपिक्स में भी किस डेप्थ तक मैं उस चीज को कवर करूं। जैसे कि ये हमें पता है कि एक नंबर को कन्वर्ट करना फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी हमें आना चाहिए, पर क्या नेगेटिव नंबर को भी कन्वर्ट करना आना चाहिए? एक हाई लेवल कीवर्ड सिर्फ यूपीएससी ने देके हमें छोड़ दिया है, और जिनके साथ हमें अपना सिलेबस खत्म भी करना है, 2.5 3 महीने के अंदर खत्म करना है। गाइस, हम लोग क्या करेंगे इस वाली प्रॉब्लम को दूर करने के लिए? विल पब्लिश कपल ऑफ वीडियोस कीवर्ड बाय कीवर्ड कि उस टॉपिक का क्या मतलब है, उसमें क्या सिलेबस है, कहां से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस डेप्थ तक पढ़ना है। तो उसी सीरीज में ये पहला वीडियो है जिसमें हम लोग क्या करेंगे, विल कवर द कीवर्ड ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। अब गाइस, किसी भी एग्जाम में ये समझने के लिए कि किस तरह का सवाल आता है, क्या सिलेबस होता है, उसका सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि हम उसके पिछले सालों वाले पेपर देख लें। लेकिन ईपीएफओ पर्सनल असिस्टेंट का पेपर तो किसी के पास है ही नहीं। अगर पेपर अवेलेबल नहीं है तो हम क्या बेस्ट कर सकते हैं? गाइस, हम बेस्ट क्या कर सकते हैं, हम जो यूपीएससी के बाकी रिक्रूटमेंट एग्जाम्स हैं हम उनको देख सकते हैं, और उनको देख के हम अंदाजा लगा सकते हैं कुछ कि हमारे एग्जाम में 7 जुलाई को क्या एक्सपेक्टेड है। अब जो रिक्रूटमेंट एग्जाम कौन से होते हैं, जो एएलसी ईपीएफओ के जो बाकी एग्जाम हैं, जैसे एपीएफसी, ईओएओ या स्टोर ऑफिसर, एडमिन ऑफिसर फॉर डीआरडीओ, जीएसआई एंड सो ऑन। तो ऐसे यूपीएससी काफी रिक्रूटमेंट एग्जाम करते हैं। गाइज, हम लोग एट ह्यूमन पेरिटस हमारा जो स्पेशलाइजेशन है वो यूपीएससी के रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में ही है। इनफैक्ट जो पिछला एएलसी का पेपर हुआ था उसमें ऑल ओवर इंडिया जितने भी सिलेक्ट हुए उसमें हर पांचवा स्टूडेंट वाज अ स्टूडेंट ऑफ ह्यूमन पेरिटस। तो यूपीएससी ईपीएफओ पर्सनल असिस्टेंट के लिए भी जो हम लोगों ने कोर्स लॉन्च किया है उसमें एक नई इंटरेस्टिंग चीज भी है। यू गेट इन टच विद अस, आप हमारी टीम से संपर्क कर लीजिए। विल एनरोल यू इन अवर कोर्स फॉर 1 डे फॉर फ्री। ठीक है, आप एक दिन अच्छे से देखिए वीडियो क्लासेस, कंटेंट, क्वालिटी, कैसे पढ़ाते हैं, कैसे सवाल हैं, कैसे पीवाईक्यूज हैं, सब आप उसमें देखिए। एंड देन आप खुद अपना माइंड मेकअप कीजिए कि आपको कहाँ से आपको पढ़ाई करनी है। गाइज, कमिंग बैक, अगर हमें समझना है कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग के सिलेबस में क्या क्या मैं कवर करूं, कहाँ से करूं, कितनी डेप्थ है, तो इसका तरीका क्या है कि मैं यूपीएससी के बाकी जो रिक्रूटमेंट एग्जाम हैं उनको मैं देखने की कोशिश करता हूँ। अब बाकी पेपर हम लोग देखने की कोशिश करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के। क्यों? ये अंदाजा लगाने के लिए कि उन पेपरों में क्या सिलेबस था और वो हमारे लिए कितना रेलेवेंट था या नहीं था। जैसे कि एडमिन ऑफिसर का ये वाला पेपर है जो कि अभी 9 मार्च 2024 को हुआ। इसमें कीवर्ड है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। इस तरह अगर आप बाकी ईपीएफओ का पेपर है उसमें है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स एंड जनरल मेंटल एबिलिटी। अगर आप कुछ और का एएलसी का सिलेबस देखोगे, ये पुराने वाला है, इसमें है जनरल मेंटल एबिलिटी। जो नया सिलेबस आया एएलसी का उसमें भी जनरल मेंटल एबिलिटी। या फिर हम ईओ का पेपर देख सकते हैं, जनरल मेंटल एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसमें रीजनिंग वर्ड है ही नहीं। ठीक है, बाकी मैनेजर सीएसटी बाकी भी आप लोग देख देख सकते हो। गाइस, मोटा मोटा समरी ये है कि किसी में कीवर्ड लिखा होता है जनरल मेंटल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग, किसी में लिखा होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, किसी में कीवर्ड होता है जनरल मेंटल एबिलिटी सिर्फ, किसी में लिखा होता है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, किसी में लिखा होता है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, और आप वाले पेपर में लिखा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। अब गाइस, बिकॉज हम लोग इतने सारे आरटी एग्जाम करते रहते हैं, आज तक यूपीएससी के रिक्रूटमेंट एग्जाम में जितने भी सवाल आए हैं 2013-14 से, पिछले 10-11 साल से, हर एक सवाल एक एक करके हम लोगों ने अपने हाथ से सोल्व किया हुआ है। जितने भी कोई भी पेपर आप ले लीजिए, कुछ ऐसे ऐसे पेपर भी जो जिनसे आपका लेना देना है नहीं कुछ भी,
जैसे कि ड्रग इंस्पेक्टर, ठीक है, उनमें भी अगर मेंटल एबिलिटी का पेपर आता है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो इन कम से कम 20-22 पेपर को, मतलब इन कम से कम 20-22 पेपर को एनालाइज करने के बाद, इनफैक्ट 23-24 पेपरों को एनालाइज करने के बाद 2013-14 से आपको ये समझ में आएगा कि इन सारे एग्जाम का सिलेबस, इन सारे एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल बिल्कुल सेम है। इनफैक्ट जो टीम यूपीएससी में पेपर बनाती है इस तरीके के, वो टीम भी एक ही टीम है और हम आपको क्यों मतलब बता रहे हैं, क्योंकि हमने एक एक सवाल किया है, तो आपस में सवाल रिपीट भी होते रहते हैं। अच्छा, हालांकि आपके लिए रेलेवेंट का मैं सिर्फ इतना ही नहीं, जो सिविल सर्विसेज के लिए जो सी सेट का पेपर बनता है, जिसको देख के वैसे भी जनता आजकल काफी परेशान है, कितना मुश्किल है और धरना हो रहा है, ये सब हो रहा है, वो उसका डिफिकल्टी लेवल भी बिल्कुल सेम है जो कि इन वाले एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल है। वहां भी हम लोगों ने सारे सवाल एक एक करके हम लोगों ने किया हुआ है। इनफैक्ट अगर इस बार इतना सी सेट को लेके हल्ला हुआ था जो पेपर 2023 में हुआ, उसमें जो 55 के करीब सवाल थे, उसमें से 30 के करीब सवाल बाकी एग्जाम से, मैं ये नहीं कहूंगा रिपीट है, पर सिमिलर है, मतलब बिल्कुल सवाल घुमा फिरा किसी दूसरे एग्जाम में आया हुआ है, कि जैसे वो कभी एएलसी में आया 2015 में और वो 2023 में सी सेट में पूछ लिया। वो मतलब बिल्कुल बिल्कुल मतलब सेम ही लोग हैं जो एक पेपर बनाते हैं। सो कमिंग बैक टू यू, और हम लोगों ने एक सी सेट का वीडियो भी डाला हुआ एक वेबसाइट पे, वो देख लीजिएगा। उसमें हम लोगों ने उन सालों को मार्क भी किया जो पिछले सालों से जो रिपीट होके आया है, ठीक है। सो गाइस, कमिंग बैक, कि अब यूपीएससी ने तो हमें डिटेल सिलेबस नहीं दिया है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग का। बेस्ट ऑप्शन इज कि बाकी एग्जाम्स में जो कीवर्ड आए हैं और उनके अंदर जो सिलेबस है वही हमें कवर करना होगा। अगर आप इन सारे एग्जाम्स को आप देखो तो अप्रोक्सीमेटली, इसमें सी सेट भी मिला लीजिएगा, फिर इसमें कुछ सीडीएस के सवाल हैं, फिर सीआईएसएफ और सीएपीएफ के सवाल हैं। अगर आप इनके सारे सवाल करोगे पिछले 12-13 साल के, तो ये अप्रोक्सीमेटली 2100 सवाल बनेंगे। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हम लोगों ने सब सोल्व करके अपना कोर्स इन्हीं से हम लोगों ने बनाया हुआ है। तो आपको ये 2000 या 2100 के करीब ये ही सवाल आपको करने हैं। सो दिस विल बी द सेम एग्जैक्ट डिफिकल्टी लेवल जो कि आपको यूपीएससी वाले आपके पेपर में जाके आपको पूछने वाले हैं, जब भी आपका पेपर होगा 7 जुलाई को। अच्छा, अभी जो पेपर हुआ है कुछ दिन पहले ही, 9 मार्च 2024 को, यूपीएससी डीआरडीओ सीनियर एडमिन ऑफिसर एंड एडमिन ऑफिसर जीएसआई के लिए, उसमें भी सेम है। सो ये बात हम काफी सालों से हम लोग आपको बोल रहे हैं, एंड हर हर एग्जाम के बाद हम चेक भी करते हैं कि हमने जो ये बात एक गैस मारा है कितनी ट्रू है, उसमें भी ये बात उतनी ट्रू जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। अगर आपको ये जानना है कि इसमें सिलेबस क्या है, कि कौन से वो टॉपिक्स है जो हमें कवर 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 करने हैं, तो लेट मी शो यू दैट। और उसका पूरा एनालिसिस हम लोगों ने एक जगह किया हुआ है। सो गाइस, एंड लेट मी टेक यू देयर, एंड यस, सो दिस इज द सिलेबस। सो ये जो आपके सिलेबस के अंदर जो ये 36 कीवर्ड्स हैं गाइस, आप इसको नोट कर सकते हो, ये आपका सिलेबस है। इन 36 कीवर्ड के ही सवाल आपको करने हैं। आपको बैंकिंग एसएससी की तरह रीजनिंग का बुक आपको उठा के नहीं करना है, वो सब चीजें आपको नहीं करना है, ठीक है। सो गाइस, अब हमने क्या बात समझ लिया कि सिलेबस का कवरेज क्या है, सिलेबस में हमें क्या क्या चीजें करना है, क्या क्या चीजें हमें नहीं करना है। अब दूसरी बात पे आते हैं कि कैसे करना है। अच्छा, बिफोर आई गो देयर, अगर आप ह्यूमन पेरिटस का जो हम लोगों ने ईपीएफओ का पर्सनल असिस्टेंट का कोर्स अगर लिया है, देन उसके अलावा आपको कोई दूसरा बुक कोई भी सोर्स रेफर करने का नीड नहीं है। इनफैक्ट आप एक काम भी कर सकते हो, आप गेट इन टच विद अवर टीम, और हम हाँ, तो हम आपको क्या करेंगे, हम आपको एक दिन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको एनरोल कर देंगे एक दिन के लिए। देन विल सेंड यू यूजर नेम एंड पासवर्ड, और यूजर नेम और पासवर्ड आने के बाद क्या होगा, आपको ना एक लॉगिन एक्सेस मिलेगा जिसमें ऐसा आपको पूरा कोर्स दिखाई देगा। जैसे कि मैं इसमें अंदर जाऊं तो कंप्यूटर नॉलेज का अगर मैं कोर्स देखता हूं जो आपके कोर्स है पार्ट है, तो इस तरह पूरा कोर्स है। किसी भी टॉपिक के अंदर जाते हो, जैसे कि आप कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर गए, तो पहले आपको उसी कोर्स का एक आपको यहाँ एक वीडियो दिखाई देगा, ठीक है, जिससे आप पूरा कोर्स अपना कवर करोगे। एक बार वीडियो से अगर आप कर लोगे उसी चीज को, ठीक है,
फिर आपको उसी का पूरा सिलेबस से आपको गो थ्रू करना है, विच इज द थ्योरी। इस तरह एक एक करके आप उसका पूरा अपना कवर करोगे। हर एक पेज पे कुछ छोटे छोटे सवाल भी हैं, वहीं आप अपने आप को असेस कर लोगे कि मैंने जो उस पेज पे पढ़ा तो वो कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया। एक बार जब पूरा सिलेबस आप लोग कर लोगे तो फिर उसी के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो कि आप अटेम्प्ट करोगे। और गाइज इन सवालों में जो यूपीएससी के आरटीज के जितने भी सवाल हैं, नॉट ओनली आरटीज के, इन वाले सवालों में जो यूपीएससी के बाकी एग्जाम्स में विच आर रेलेवेंट टू यू, वो वाले सवाल में, जैसे कि मैं आपको मे बी न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के दिखा देता हूँ, चलो, जिसका आज हम सेशन कर रहे हैं, ठीक है। मान लो मैं जाता हूँ किसी भी उसमें, मान लो वी गो इनटू, हम जाते हैं किस में जाएं हम लोग, मे बी आई गो टू, इसमें हम लोग चलो जाते हैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में अगर मैं जाता हूँ, ठीक है। तो अगर आप उसके सवालों में जाओगे, देखो ये है, एंड यू विल गो इनसाइड दैट। पहली बात, वहां लिखा हुआ कि कौन सा वो सवाल है, कौन सा वाला एग्जाम, जैसे सी सेट 2013 का सवाल है, वहीं उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, उसे आप चेक भी कर सकते हो कि आपने ठीक किया गलत किया। अब जैसे सी सेट के सारे सवाल हैं, ठीक है, सिर्फ सी सेट ही नहीं, ये देखिए ESIC DD 2022 का सवाल है। फिर अगर मैं देखूंगा तो ये सीनियर एडमिन ऑफिसर DRDO 2016 का है। फिर अगर आप देखोगे तो ये APFC 2015 का है। ये DRDO 2016 का है। ये वाला देखोगे तो ESIC DD 2022 का है। सो क्या, जो भी पेपर ALC 15 का सवाल है ये, तो जो भी आप पेपर देखोगे, एंड नॉट ओनली क्वेश्चन, वहीं आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी होगा। सो दीज आर नथिंग बट जो सवाल आए हैं न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के अप्रोक्सीमेटली 2000 करीब, वो सारे सवाल टॉपिक वाइज सेग्रीगेटेड है, एग्जाम वाइज सेग्रीगेटेड है। आपको यही करना है, इसके अलावा कोई दूसरा बुक या कुछ भी आपको रेफर इसके अलावा नहीं करना है, ठीक है। सो कमिंग बैक, अगर आपको करना है ये, आप समझना है कैसा कोर्स है, क्या क्या है, हमारी टीम से आप गेट इन टच विद अवर टीम, विल एनरोल यू फॉर 1 डे फॉर फ्री। और उसके बाद आप अपना मन बना लीजिएगा कि आपको पसंद है या नहीं है। सो गाइस आगे बढ़ते हैं। तो हमने अपना सिलेबस तो देख लिया, अब ये भी देख लिया कि कैसे सवाल करना है, क्या करना है। अब अगली बात पे आते हैं कि अब जो सवाल का डिफिकल्टी लेवल है वो कितना है। सो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो बैंकिंग, SSC और इस तरह के जो एग्जाम की हम तैयारी करते हैं, वो यूपीएससी वाले एग्जाम की तैयारी से काफी डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है? क्योंकि जब उन सारे एग्जाम्स की हम लोग तैयारी करते हैं, हमारा फोकस होता है शॉर्टकट, स्पीड, फास्टर मेथड, ट्रिक्स, इन सब चीजों पे होता है। पर यूपीएससी वाले जो सवाल बनाते हैं, दे आर मोर कॉन्सेप्चुअल इन नेचर। अब मैं आपको ये बात समझाता हूँ कि इसका कहने का मतलब क्या है। कि जैसे एक सवाल है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में, कि एक आदमी दिल्ली में खड़ा है, एक आदमी आगरा में खड़ा है, ठीक है। अब दिल्ली वाला स्टार्ट करता है विद द स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर, और आगरा वाला स्टार्ट करता है विद द स्पीड ऑफ y किलोमीटर पर आवर, और दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। दिल्ली आगरा के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज d। अब सवाल अगर ये है कि ये दोनों कितने टाइम में मिलेंगे, ठीक है, तो अब हर बुक्स में जनरली क्या फॉर्मूला दिया होता है, जहां स्पीड का गेम है या जहां बड़े रिपीटेड सवाल हैं, कि इनका टाइम का फॉर्मूला है D/x+y, और हम ये याद करके एग्जाम में हम लोग चले जाते हैं। और ये टिपिकल बैंकिंग, SSC, इन सारे एग्जाम में ये वाला चीज होता भी है, ठीक है। अब यूपीएससी वाले क्या करते हैं? यूपीएससी वाले क्या करते हैं कि जो आदमी आगरा से चला, वो रास्ते में उसने अपना ढाबे पे खाना खाने के लिए वो रुक गया 15 मिनट, और जैसे ही यूपीएससी वालों ने हल्का चेंज किया, हमारा फॉर्मूला फेल। या फिर जो आदमी आगरा से चला, उसने पहले 1 घंटा अपना स्पीड वाई रखा, फिर अगले 1 घंटे बाद उसने अपना स्पीड y+10 कर दिया, उसके 1 घंटे बाद उसने स्पीड y+20 कर दिया, उस तरह स्पीड बढ़ाता रहा। अब बताओ कितने घंटे मिलेंगे? अगेन हमारा फॉर्मूला फेल। सो गाइस होता क्या है कि यूपीएससी वाले हल्का सा सवाल में ट्विस्ट करते हैं और हमारा फॉर्मूला फेल। सो गाइस आइडिया इज कि जो ये हमें 2200 सवाल करने हैं, इन सब को ना हमें कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से करना है। और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है कि कोई फॉर्मूला याद करने का जरूरत ही नहीं होना चाहिए। अगर आपको समझना है कि कैसे हम न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और रीजनिंग सीखें और बिना कोई फॉर्मूला याद किए, तो उसके लिए एक छोटा सा काम भी कर सकते हो। अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाओगे, ठीक है, और हमारी वेबसाइट पे, एंड इफ यू गो टू द कोर्स ऑफ, अगर आप
अगर आप सी सेट वाले कोर्स पे आप जाओगे, ठीक है, तो वहाँ हम लोगों ने क्या किया है, वहाँ हम लोगों ने ना एक दो क्लासेस बना के डाल दी है। ठीक है, एक दो क्लास आप जाओगे तो यहाँ जैसे एक क्लास डली हुई है, ये क्लास किसकी है, ये रिलेटिव स्पीड की क्लास है। सो गाइस, ये क्लास आप एक बार देख लीजिए। इस क्लास को देख के आपको समझ में आएगा कि कैसे बिना फॉर्मूले के आपको मैथ सीखना है। और इसमें हम सवाल भी वही वाले करते हैं जो यूपीएससी के आरटीज में या यूपीएससी के एग्जाम हमें आते हैं। सो गाइस, कॉन्सेप्चुअली चीजों को समझना है, न कि कुछ फॉर्मूला शॉर्ट ट्रिक्स या इन सब के पीछे भागना है। अनदर थिंग कि आपके एग्जाम में 120 सवाल हैं, 120 में से मैथ्स के कितने आएंगे? शायद 30 आएंगे, 35 आएंगे, 40 आएंगे, उससे ज्यादा तो नहीं आ सकते। ठीक है, अब अगर इतने सवाल जो भी आएंगे तो आपके पास ना सवाल करने के लिए आपके पास समय होगा, क्योंकि बाकी सारा सिलेबस चाहे वो कंप्यूटर है, इंग्लिश है या जनरल अवेयर्स, वो सब थ्योरेटिकल है। वहाँ 120 सवाल है, 120 मिनट है, लेकिन जब एक थ्योरेटिकल सवाल करोगे तो आपको एक एक मिनट नहीं चाहिए एक सवाल करने के लिए। सो आपका फोकस होना चाहिए कि मैं बस करेक्ट कर दूं, विदाउट वरिंग मच अबाउट स्पीड, विदाउट वरिंग मच अबाउट फास्टर मेथड, ट्रिक्स ये सब करने की बजाय योर फोकस शुड बी कि कैसे मैं बस अपना करेक्ट कर दूं। अगर आप इतना सीख लोगे उतना ही काफी होगा वो आपका आपको समझने के लिए। सो गाइज, अगर मैं समराइज करूं, मोटा मोटा तीन बातें हैं। पहली बात, इस सिलेबस की बाउंड्री को समझ लीजिए। दूसरी बात, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग फोकस करना है, कोशिश करना है कि मैं सारा मैथ्स कर लूं बिना फॉर्मूले कोई किसी बिना कोई फॉर्मूला याद किए। नंबर तीन, जो मैं याद रखना है कि स्पीड का इतना चिंता नहीं करना है। ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कहूंगा कि आप एक सवाल करने के लिए 5 मिनट लगाओ, पर जो बैंकिंग एसएससी वाली दुनिया होती है कि फास्टर ट्रिक्स इन सब के पीछे भागने का कोई जरूरत नहीं है। और अगर भागोगे वो चीजें काम भी काफी कम आएंगी। मैंने आपको रीजन भी बता दिया, क्योंकि यूपीएससी वाले हर बार बड़ा कॉन्सेप्चुअल पेपर बनाते हैं, ये बात आप लोग भी जानते हो। आप में से कुछ लोग सी सेट का पेपर देखते हैं, नहीं तो अभी 9 मार्च को जो डीआरडीओ हुआ है एडमिन ऑफिसर, उसका पेपर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे सवाल में हल्का हल्का वो लोग डेविएशन करते रहते हैं। अनदर थिंग, आपके सिलेक्शन होने का जो चांस है, जनरल अवेयरनेस तो वैसे ही इतना बड़ा समुंदर है, तो अब कंप्यूटर और जो मैथ्स है इस पे काफी सारा डिपेंड है करेगा कि आप यूपीएससी ईपीएफओ पर्सनल असिस्टेंट आप सिलेक्ट होते हो या नहीं होते हो। सो गाइज, वंस अगेन, अगर आपको समझना है कि हम लोग ह्यूमन पेरिटस पे कैसे तैयारी करवा रहे हैं पर्सनल असिस्टेंट का और कैसे हम सारे एग्जाम करते हैं, तो बड़ा ही सिंपल है। वेबसाइट पे जाइए, यूपीएससी ईपीएफओ पर्सनल असिस्टेंट वाले पेज पे आप क्लिक करेंगे, अनदर पेज विल ओपन अप। इसको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, गेट इन टच विद अवर टीम। हम आपको एक दिन के लिए विल एनरोल यू फ्री ऑफ कॉस्ट, और फिर खुद अपना गो थ्रू वीडियो क्लासेस, एंड देन यू मेक अप योर माइंड कि जिस तरह कोर्स बनाया है कितना आपके लिए रेलेवेंट है और आप कितना इससे सीख पाते हो या नहीं सीख पाते हो। सो गाइस, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर द टॉपिक ऑफ न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। बाकी टॉपिक्स के लिए हम लोग वीडियो बनाएंगे और नेक्स्ट कपल ऑफ डेज। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।